डायरेक्टली आप लेंगे। सो आई हैव नो आइडिया टुमारो वेदर यू आर गोइंग टू फेस प्रैक्टिकल रिलेटेड टू मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का हो या मैकेनिक्स हो, तो सबसे पहले जो है आपको देखिए प्रैक्टिकल को पूरा पूरा प्रैक्टिकल आपको रीड करना होगा केयरफुली, और अगर उसमें कोई डायग्राम है तो डायग्राम को प्लीज और से केयरफुली देखिएगा। सारी चीजें, कोई डिस्टेंस है आपने मेजर करना है, कहाँ से कहाँ मेजर करना है, ये सब कुछ डायग्राम में मेंशन होता है, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात आज इस आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीटर रूल यूज कर रहे हैं, तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है इट इज 0.1 cm। अब मीटर रूल से आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो प्लीज 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 उसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखिएगा, क्योंकि आपको भी देखें अच्छी तरह से पता है, ठीक है, कि आखिरी प्रैक्टिकल तक जो जिसमें डिस्टेंस वगैरह मेजर करना था उसमें आप लोग डिस्टेंस को कभी भी 1 डेसिमल प्लेस पे नहीं लिख रहे थे, ठीक है। ये हिशाम ताहिर तो हमारी क्लास में कोई भी नहीं है भाई। तो प्लीज अगर आप मीटर रूल यूज कर रहे हैं या हाफ मीटर रूल यूज कर रहे हैं, आई मीन कोई डिस्टेंस, अगर आप हाइट है, डिस्टेंस है, लेंथ है सेंटीमीटर में, तो आपका जो भी रीडिंग होगी 1 डेसिमल प्लेस, इसका ख्याल रखिए, ठीक है। जो आपका रॉ डाटा होता है ना, मैंने कई शुरू में भी आप लोगों की बातें बताई, रॉ डाटा किसको कहते हैं? रॉ डाटा उसको कहेंगे कि जिसको आप कोई भी अपैरेटस, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर कर रहे हैं ना, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को आप रॉ डाटा कहेंगे। जैसे आपने कोई लेंथ, हाइट, डिस्टेंस मेजर किया मीटर रूल से, रॉ डाटा है। टाइम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर ऑसिलेशन का प्रैक्टिकल हुआ, टाइम मेजर कर रहे हैं तो टाइम रॉ डाटा हुआ, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल है फॉर एग्जांपल, उसमें आप करंट या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं तो ये आपका रॉ डाटा हो गया, ठीक है। आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा ना, मीटर रूल के ऊपर वायर स्ट्रेच हुआ हुआ है, उसकी लेंथ, तो वो लेंथ रॉ डाटा हो गया। एंगल मेजर कर रहे हैं, एंगल रॉ डाटा हो गया। रॉ डाटा इज ऑलवेज गिवन टू द डेसिमल प्लेस। जो रॉ डाटा में जो है ना डेसिमल प्लेस को कंसीडर करता है एग्जामिनर। मैं भी जब आपका प्रैक्टिकल चेक करूंगा तो उसमें जो रॉ डाटा होगा मैं चेक करूंगा कि रॉ डाटा जो है वो स्टूडेंट ने सही सही डेसिमल प्लेस पर लिखा है, ठीक, क्योंकि उसके देखिए मार्क्स होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो रॉ डाटा, you do not have to consider significant figures in the raw data, you have to consider decimal place। अच्छा जी, अब रॉ डाटा जो है इट कुड बी टाइम, स्टॉप वॉच अगर आप यूज कर रहे हैं, इट कुड बी लेंथ, हाइट, कोई डिस्टेंस हो सकता है, इट कुड बी एंगल, इट कुड बी करंट, इट कुड बी वोल्टेज, इट कुड बी डायमीटर। अगर आपको याद हो हमने एक प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल में माइक्रोमीटर यूज किया था वायर के डायमीटर को मेजर करने, इट कुड बी डायमीटर, ठीक है। तो टाइम जो है रॉ डाटा है टाइम। अगर आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो स्टॉप वॉच आपको 2 डेसिमल प्लेस पर देती है, लेकिन आप लोग शायद भूल गए, मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरू में जब हमने प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट की थी कि टाइम स्टॉप वॉच से अगर आप मेजर करेंगे और वो स्टॉप वॉच डिजिटल स्टॉप वॉच है, वो आपको 2 डेसिमल प्लेस पे देगी, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर जो कि 1 डेसिमल प्लेस पर होता है, 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड, तो लिहाजा आप टाइम को राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको और आप उसको 1 डेसिमल प्लेस पर ही लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइम मेजर किया 37.5
36। तो इसको अब आप क्या करेंगे, इसको आप 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे, ठीक है, एंड दिस विल बिकम 37.4 सेकंड्स। ये आप रिकॉर्ड करें। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल में सारे टाइम, जितने भी टाइम आप मेजर करेंगे लिखेंगे, वो 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे, ठीक है। लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये सब आपने सेंटीमीटर में लिखना होता है, तो सेंटीमीटर में 1 डेसिमल प्लेस। तो फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस मेजर किया और वो डिस्टेंस लेट से आ रहा है 40। अच्छा मैं देख लेता हूँ बेटा, ठीक है, मैंने कर दिया इनको एंटर। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने लेंथ मेजर की, वो एग्जैक्ट 40 आ रही है, तो आपने उसको 40 सेंटीमीटर नहीं लिखना, ठीक है। आई होप कि अब तो आप समझ गए होंगे। क्या लिखेंगे फिर आप इसको, 40.0 सेंटीमीटर। एंगल, एंगल जो है ऑफ कोर्स वो आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे, और प्रोट्रैक्टर का जो लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूँ। लीस्ट काउंट प्रोटेक्टर का होता है 0.1, सॉरी नॉट 0 पॉइंट, माय मिस्टेक, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब आप जो भी एंगल मेजर करेंगे ना, आप उसको डेसिमल प्लेस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 1 डिग्री है, एंड देर इज नो डेसिमल प्लेस इन द लीस्ट काउंट। तो सारे एंगल्स वो आपके डिग्रीज में होंगे, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री। आप समझते हैं कि जी कोई एंगल 22 और 23 के बीच में आ रहा है, तो आप उसको 23 डिग्री लिखिएगा, 22.5 नहीं लिखिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मैं इसकी भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। लेट्स से आपने कोई एंगल मेजर किया है और आपने वो लिखा एंगल 22.5, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लीस्ट काउंट 1 डिग्री है एंड देयर इज नो डेसिमल प्लेस। तो आपको इसको क्या लिखना होगा, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से करंट एंड वोल्टेज, अब ये डिपेंड करता है कि वोल्टेज अगर है तो क्या उसको 20 वोल्ट पर सेट सेट किया हुआ है या उसको मिली वोल्ट पर सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर वोल्ट पर है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आपको 1 डेसिमल प्लेस में आंसर दे रहा होगा, रीडिंग देगा, और मिली वोल्ट में है तो वो आपको 2 डेसिमल प्लेस पर रीडिंग दे रहा होगा। तो वोल्ट मीटर या करंट, आई मीन एम मीटर, स्क्रीन पे जो भी रीडिंग आ रही है, 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस, आप उसी को लिखेंगे, वही लिखेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपको 6 करंट्स या 6 वोल्टेजेस मेजर करने हैं, तो बीइंग रॉ डाटा, इन सब के अंदर डेसिमल प्लेसेस सेम होंगे, सेम होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वोल्टेज आपने मेजर किया 1.2 वोल्ट, फिर दूसरा आपने मेजर किया लेट से 2.4 वोल्ट्स, फिर आपने मेजर किया लेट से फॉर एग्जांपल चलिए 3.3 वोल्ट। तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों रीडिंग्स आपने सेम डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, तो ये तीनों रीडिंग्स हैं आपकी बिल्कुल सही हैं, एंड देयर इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स आपने हर रीडिंग को सेम एंड एक्यूरेट डेसिमल प्लेस पर लिखा है। क्लियर? अच्छा जी, अब है डायामीटर। तो डायामीटर जो है वो आपको, अगर माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, माइक्रोमीटर आपको कोई भी रीडिंग जो है वो मिलीमीटर में देगा। इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। अगर आप माइक्रोमीटर, जिसको स्क्रू गेज भी कहते हैं, या आप अगर वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं,
ठीक है, वर्नियर। तो माइक्रोमीटर जो है ना, ये आपको रीडिंग देगा मिलीमीटर्स में, वर्नियर कैलिपर आपको रीडिंग देगा सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, वैसे वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ 0.01 mm। और वर्नियर कैलिपर का भी यही होता है 0.01, लेकिन वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर से आप कोई भी डायमीटर, आई मीन कोई भी रीडिंग अगर आप मेजर करेंगे तो उसमें 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं लीस्ट काउंट में 2 डेसिमल प्लेस। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट वो भी 2 डेसिमल प्लेस। तो पहले तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा कल एग्जाम में बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन टेबल। आप जब वो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें सवाल में आप जब कुछ, वो आपसे कहेगा जी सेटअप द apparatus एज शोन इन द डायग्राम। अब उसके बाद वो आपको किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को कहेगा कि जी इसको आप एडजस्ट करें, और किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कहेगा। तो देखिए, अगर मुझे नहीं मालूम, ठीक है, कि कल किस चीज का प्रैक्टिकल है, ऑसिलेशन है या मैकेनिक्स है, उसमें स्प्रिंग है, क्या है मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया, या अगर वो इलेक्ट्रिसिटी है, मैं जर्नल आपको बता रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसमें सबसे पहला कॉलम बनता है उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसको प्रैक्टिकल में आप चेंज कर रहे होते हैं खुद से। जैसे अगर आपको याद हो, हमने ऑसिलेशंस के शुरू के प्रैक्टिकल्स में बॉब की हाइट को चेंज किया था, एक्स 5 सेंटीमीटर से हम उसको चेंज करते गए, ठीक है। तो ये आपका पहला कॉलम बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको आप 6 दफा वेरी करते हैं और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अगर तो आपका प्रैक्टिकल ऑसिलेशन का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये 4 कॉलम तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लाजमी बनाएंगे। कौन से 4 कॉलम? T1, साथ में यूनिट भी लिखेंगे, T2 यूनिट लिखेंगे। ये T1 और T2 जो है, ये आप स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। आप 10 ऑसिलेशंस के लिए भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं टाइम को सेव करने के लिए, इंस्टेड ऑफ 20 ऑसिलेशंस। 10 ऑसिलेशंस स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, आप बिल्कुल 10 ऑसिलेशंस यूज कर सकते हैं, और 10 ऑसिलेशंस का आप टाइम मेजर कर लें इंस्टेड ऑफ 20 ऑसिलेशंस। तो ये 2 टाइम, और फिर इसके बाद एवरेज टाइम, इसकी यूनिट। एवरेज टाइम के बाद फिर बारी आती है टाइम पीरियड, अगर तो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। टाइम पीरियड होगा आपका एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अगर आप 10 ले रहे हैं तो 10 लिखेगा, अगर आप 20 ले रहे हैं कि नहीं भाई मैं 20 से ही करूंगा, तो आप 20 लिखेगा नीचे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसकी यूनिट भी आई। उसके बाद जो है ना, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं, और वो एक्स्ट्रा कॉलम को हमें कैसे पता चलेगा? आप देखिएगा ग्राफ, एक उसमें पॉइंट होता है सी या डी, जो पार्ट होगा उसमें होता है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस ऑन द वाई एक्सिस एंड दैट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वो 2 कॉलम आपके और बन जाएंगे, और सवाल में लिखा हुआ होता है कि जी इंक्लूड इन योर टेबल लेट्स से टी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है वो टाइम पीरियड के बजाय आपसे ग्राफ बनवा रहा हो टी स्क्वायर का, ठीक है, और लेट से आपको कोई लेंथ वेरी करवा रहा था, वो लेंथ,
और लेकिन ग्राफ वो आपसे बनवा रहे हैं एल स्क्वायर ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये 2 कॉलम जो हैं ये एक्स्ट्रा बनेंगे। तो ये 2 कॉलम होते हैं उन क्वांटिटीज के जिनका ग्राफ बनता है। लेकिन अगर वो 2 क्वांटिटीज जिनका ग्राफ बनाना है वो ऑलरेडी आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में मौजूद हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा 2 कॉलम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला आप 1 डेसिमल प्लेस पे लिखेंगे, 1 डेसिमल प्लेस 3। अब ये आपका T1 T2 और L ये आपके रॉ डाटा है। L जो है ये भी 1 डेसिमल प्लेस, लेकिन T एवरेज, टाइम पीरियड, T स्क्वायर, L स्क्वायर ये रॉ डाटा नहीं है। लिहाजा इनमें डेसिमल प्लेस की जगह आप किस चीज को कंसिडर करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर, और वो होनी चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने ग्राफ बनाना होता है। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कॉलम हेडिंग है ना, ये इनकी यूनिट लिखना जरूरी है, इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने T1 T2 T एवरेज, लेंथ L, T स्क्वायर L स्क्वायर लिख तो दिए, लेकिन आपने इनकी यूनिट्स नहीं लिखी, तो वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे जो ऑब्जर्वेशन टेबल के मार्क्स। ठीक है, ओके। कोशिश कीजिएगा, बहरहाल इट्स अप टू यू, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले करते हैं। ये देख लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता कल उन्होंने बिल्कुल क्या CI की तरह ही किया हुआ है कि जब डिवाइड किया हुआ है लैब के अंदर, आधे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और आधे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आपके पास किसी एक सवाल क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 को करने के लिए एग्जैक्ट 1 आवर होगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको 6 रीडिंग्स लेनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी आप रीडिंग्स ले सकते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन टेबल को में जो आप रीडिंग्स ले रहे हैं, जो मेजरमेंट्स आप कर रहे होंगे, उनको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में कंप्लीट कीजिएगा, लिखिएगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसी वाले प्रैक्टिकल की एग्जांपल ले लेता हूं जिसका ऑब्जर्वेशन टेबल अभी आपके सामने अपीयर हो रहा है। आपने ये वाले कॉलम्स सबसे पहले कंप्लीट करने फॉर डिफरेंट लेंथ्स। आप टाइम मेजर करेंगे ऑसिलेशन का 2 दफा, तो सबसे पहले ये कंप्लीट करेंगे। द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स को आपको साथ साथ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों कॉलम्स कंप्लीट हो जाएं तो आपकी रीडिंग्स कंप्लीट हो गई। अगर खुदा ना खास्ता 1 घंटा हो भी जाता है तो आपको वो दूसरे क्वेश्चन के सेटअप पे भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपैरेटस जहां होगा वहां आपको भेज देंगे। इसको हम स्विचिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अपैरेटस अगर आपके सामने है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग्स तो अब आप दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि उसका अपैरेटस तो आपके पास होगा ही नहीं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो हर स्टूडेंट को दोनों प्रैक्टिकल का अपैरेटस एक दफा ही दे दें। अब आपके पास पूरा 2 घंटा है और आपकी मर्जी है आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले करें या क्वेश्चन नंबर 2 पहले करें। लेकिन ऐसा उस वक्त होगा जब आपको दोनों सवालों के अपैरेटस उन्होंने आपको एक साथ ही दे दिए हों। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि जी आपके पास एक ही प्रैक्टिकल का अपैरेटस सामने हो, वो आपके पास सिर्फ 1 घंटे के लिए होगा और 1 घंटे के बाद आप बराबर वाले के अपैरेटस पे चले जाएंगे, वो आपके अपैरेटस पे आ जाएगा। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के अपैरेटस में आ जाएंगे, और जो स्टूडेंट आपके बराबर में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा था वो अब आपके अपैरेटस पर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का हो। तो रीडिंग कंप्लीट कीजिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल में। रेस्ट ऑफ द कॉलम्स वो आप बाद में भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, इसके बाद चूंकि आपको फिर ग्राफ प्लॉट करना होता है। जी बोलिए बेटा। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि टाइम 1 dp में होता है, तो जी, अगर मेरी पहली रीडिंग 7 सेकेंड्स है तो मैं 7.0 लिखूंगी या फिर 7.00, क्योंकि बाकी रीडिंग्स तो 3SF में होंगी।
आपके पास जो वो है स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच आपको 7 शो ही नहीं कर रही होगी, वो आपको शो करेगी ऐसे, वैसे यस। शो करेगी, आप ऐसे आएगा लिखा हुआ। तो ये आपके 2 डेसिमल प्लेस है ना, तो आपने इसको बस 7.0 लिखना है। तो सर बाकी रीडिंग्स तो फिर 3SF में होंगी। जी होने दीजिए, मैंने क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, डेसिमल प्लेस। यस। रॉ डेटा में क्या चीज देखी जाती है, डेसिमल प्लेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखी जाती। अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हो सकता है दूसरा टाइम जो है वो आपका 12.3 हो, ठीक है, तो बिल्कुल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन चूंकि ये आपका रॉ डाटा है तो एग्जामिनर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखेगा, वो देखेगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को, वो सेम होने चाहिए। तो जी इन दोनों रीडिंग्स में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस सेम है, ये वाला भी 1 डेसिमल प्लेस और ये भी 1 डेसिमल प्लेस था। क्लियर? सर दूसरा डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ हो जाएगा। कौन सा राउंड ऑफ हो जाएगा? सर 1 डेसिमल प्लेस अगर आएगा तो अगर दूसरे वाले में एक रीडिंग आ रही है सपोज 7, तो जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है उसके अंदर राउंड ऑफ नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं ना, अगर रीडिंग आ गई 12.37, अगर ये आ गई, यस। जी बिल्कुल करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है, ये देखें 37.36 सेकेंड्स है, तो आप बिल्कुल इसको 1 डीपी पे जब लिखेंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, आप 37.4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब ग्राफ के लिए अब आपको पता ही जी स्केल, तो स्केल तो मैंने पहले कई दफा आपको बताया है कैसे चूज कर रहे हैं, जी मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, दोबारा बता देता हूँ। फार्मूला है उसका, सिंपल सा फार्मूला है बेटा, वाई एक्सिस का स्केल मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 12, एक्स एक्सिस इसका फॉर्मूला यही है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 8। आई होप कि ये तो आपको याद होगा, ऊपर वाई एक्सिस में 12 क्यों है और एक्स एक्सिस के स्केल में 8 क्यों है, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस 12 बॉक्सेस होते हैं बड़े वाले, और अलोंग एक्स एक्सिस 8 बॉक्सेस होते हैं बड़े वाले। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ आर्बिटरी वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है। लेट से एल की जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल लेट से 55.0, 50.0, 45.0, 40.0, 35.0, फॉर एग्जांपल मैंने फिलहाल अभी ये 5 वैल्यूज दे, और इन पे आपने इन हर लेंथ के ऊपर आपने T1 T2 मेजर कर लिया है, टी एवरेज निकाल लिया। टाइम पीरियड देखिए, मैं आपको अपनी आर्बिट्ररी वैल्यूज लिख रहा हूँ सिर्फ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर नीचे स्केल को एक्सप्लेन करना है, और उसके लिए मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए। लेट्स से टाइम पीरियड, ग्राफ आपको बनाना है टी स्क्वायर और एल स्क्वायर का, तो मैं टी स्क्वायर की वैल्यूज लिख देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टी स्क्वायर आपका आ गया 2.87, ठीक है, फिर आ गया आपके पास ये 2.24, लेट्स से ये आ गया 1.85, 1.31, ये आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं, ठीक है, एंड लेट्स से 0.97, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये टी स्क्वायर की वैल्यूज है। अब एल स्क्वायर की वैल्यूज जो होंगी वो आप इनका स्क्वायर करके लिखेंगे, जैसे 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और बाकी का स्क्वायर जो है वो आप अभी चाहें तो कैलकुलेटर से चेक निकाल के मुझे बता दीजिए, मैं बाकी वैल्यूज यहाँ लिख देता हूँ। 55 का स्क्वायर बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेटर से कोई भी कैलकुलेट करके बताएं मुझे। 55 का स्क्वायर
एंड 45 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। सर कैलकुलेटर है 3 3025। 55 का। ठीक है 3025। अच्छा अब आप यहाँ पर एक चीज चेक कर सकते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एल की जो ये वैल्यू है 55.0 का मैंने स्क्वायर किया तो ये आया मेरे पास। अब एल स्क्वायर जो है वो आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में एल स्क्वायर की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे? कौन बताएगा इसका जवाब? इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एल स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया है एल की वैल्यू 55.0 को स्क्वायर करके। तो जी ये जो आपकी एल की पहली वैल्यू 55.0 है, ये 3, इसमें 3 SF हैं, तो आप एल स्क्वायर को भी 3 SF में लिखेंगे तो ये आपका 3030 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो राउंड ऑफ होने के बाद वैल्यू है वो मैं आपको ऊपर लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आइए जी मुझे 45 का बताइएगा जरा। 2025। अच्छा बेटा एक मिनट, 45 का आपने बताया, 45 तीसरी रीडिंग है 2025। ठीक है, ये आपका 1600 है। अब 2025 को क्या करेंगे, ऐसे लिखे रहने देंगे, 3SF में लिखना है क्योंकि ये 45 ये भी 3SF में है। ये एल की सारी वैल्यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखी हुई, तो एल स्क्वायर की भी सारी वैल्यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगी। तो 2025 जो है वो आपका बन जाएगा 2030, जैसे हमने ऊपर किया था 3025 के साथ। अब 35 का बताइए क्या आ रहा है बेटा स्क्वायर? सर यानी हमारे जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे टाइम स्क्वायर में उतने ही हम लोग एल स्क्वायर में भी लेंगे। नहीं, टाइम स्क्वायर के सिग्निफिकेंट फिगर्स वो टाइम की जो आपने टाइम पीरियड जो लिखा होगा उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही टी स्क्वायर में होंगे। ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स का ताल्लुक एल स्क्वायर से नहीं है। जी 35 का स्क्वायर बताएं बेटा। 1225। अच्छा जी 1225। अब इसको मुझे सही सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताइए क्या लगभग ये क्या बन जाएगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, 3SF में 1230। 1230। ठीक है, आइए जी अब स्केल चूज करते हैं जरा, और फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे आपको प्लॉट करना है टी स्क्वायर की वैल्यू और एक्स एक्सिस पे आपको प्लॉट करना है एल स्क्वायर की वैल्यू। तो ये जो मैंने लिखा ना मैक्सिमम वैल्यू, ये टी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। तो जी टी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये है और मिनिमम ये 2.87 माइनस 0.97 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अच्छा अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए जब तक मैं एक्स एक्सिस पे जो है एल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू देखूं क्या है। तो जी एल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो ये है 3030 और मिनिमम वैल्यू है 1230। तो आइए जी 3030 माइनस 1230 डिवाइडेड बाय 8। अब जरा ये ऊपर वाली की वैल्यू बताइए मुझे।
वाई एक्सिस का जो ऊपर हमने 2.87 माइनस 0.97 डिवाइड बाय 12 जी बेटा। टू 2.87 माइनस 0.97 0.1583 0.1583। शाबाश। अब जरा नीचे एक्स एक्सिस की वही वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रही। Sir, 303 225 2000 225 sir. ओके 225। चलिए अब आपने इनसे स्केल जो चूज करना है वो एक नंबर होगा। अब इसके बाद जो काम है वो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताए थे कुछ नंबर्स और कहा था स्केल जो है वो इन्हीं में से कोई नंबर होगा। तो जी वो नंबर थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 1 2 4 5 10। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। 225 आप देख रहे हैं ये 225 है, ये हंड्रेड्स में, जबकि मेरे पास जो मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं 1 2 4 5 10 इनको मुझे हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 बिकम्स 100, 2 बिकम्स 200, 4 becomes 400, 5 becomes 500 and 10 becomes 1000। अब 225 से बड़ा नंबर यहां कौन सा है? $400। 400। तो जी आपका जो y एक्सिस का जो स्केल होगा वो होगा 400। अच्छा जी, अब जो है x एक्सिस पे आ जाते हैं, सॉरी y एक्सिस पे आ जाते हैं। y एक्सिस के लिए हमने जो वैल्यू निकाली है वो 0.1583। अब इसको भी हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो जी हमारे पास यहाँ डेसिमल में तो नंबर ही नहीं है, ये तो 1 2 4 5 10 है और वो डेसिमल में है 0.1583। तो जैसे हमने इन नंबरों को हंड्रेड्स में कन्वर्ट किया था वैसे ही हम इन नंबरों को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 becomes 0.1, 2 becomes 0.2, 4 becomes 0.4, 5 becomes 0.5 and 10 becomes 1.0। अब इससे बड़ा नंबर, इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब 0.1583 से बड़ा नंबर यहाँ कौन सा है? Sir, 0.2 0.2। तो आपका जो एक्स एक्सिस का सॉरी वाई एक्सिस का स्केल होगा 0.2। अब देखिए स्केल का मतलब समझ लें। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझती है कि जी मैं वाई एक्स एक्सिस जो है वो मैं 400 से शुरू करूंगा और वाई एक्सिस में 0.2 से स्टार्ट करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इसको जरा सा लेबल करके दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। लेट्स से ये रहा आपका, सॉरी ये रहा जी आपका वाई एक्सिस और ये रहा जी एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो आ जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू। ये एक्सिस को लेबल करना जरूरी होता है। एक्सिस को लेबल करने का मतलब बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आप फिजिकल क्वांटिटी भी लिखेंगे जैसे एल स्क्वायर लिखा हुआ है और उसकी यूनिट भी लिखेंगे दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर और इसकी यूनिट भी लिखेंगे। अब आपको 1 मार्क मिलेगा इन दोनों एक्सिस को लेबल करने। अगर नहीं करेंगे तो 0। अच्छा जी,
अब ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए नंबर आया 400, मिनिमम हमारे पास जो एल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है वो है 1230। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1200 से स्टार्ट कर दूँ, मैं एक्स एक्सिस 1200 से स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1200 से स्टार्ट करता हूँ तो नेक्स्ट जो होगा, देखिए इसका मतलब समझिए, ये जो नंबर है 400, इट इज द इंटरवल। इंटरवल मींस मैं एक्स एक्सिस को जब लेबल करूंगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस या इंटरवल 400 का होना चाहिए। तो 1200 में आप ये 400 ऐड कर लीजिए, 1600, इसमें 400 ऐड कर लें, फिर इसमें ऐड कर लें। इस तरह से आपका एक्स एक्सिस लेबल हो जाएगा। वाई एक्सिस पे हमें 0.2 का इंटरवल लेना है, तो वाई एक्सिस पे सिंस वी आर प्लॉटिंग टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0.97। इट्स अप टू यू, आप 0.9 से भी शुरू कर सकते हैं। अब 0.9 से अगर मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो यहां क्या नंबर लिखूं, यहां क्या नंबर लिखूं, यहां क्या नंबर लिखूं? तो जी इसमें आप 0.9 में 0.2 ऐड कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो 0.9 उसमें मैं 0.2 ऐड करूंगा, 1.1, फिर 1.1 में 0.2 ऐड करूंगा, 1.3, 1.5 एंड सो ऑन, पूरा आखिर तक आप उसको लेबल करेंगे। ठीक है, तो जी दिस इज हाउ आप एक्स और वाई एक्सिस को नंबरों से लेबल कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, कोशिश कीजिएगा जब पॉइंट्स प्लॉट करें तो वो एक दूसरे के मतलब बहुत ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए। देयर विल बी स्कैटरिंग, मैं खुद कह रहा हूँ स्कैटरिंग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कोई पॉइंट्स शो किए हैं और इतनी ज्यादा स्कैटरिंग नहीं है और सारे पॉइंट्स एक लाइन पर भी नहीं है। तो फिर इस केस के अंदर आप कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बैलेंस करते हुए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है इन 4 पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है। इन 3 पॉइंट से ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ये पास कर, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये वाला पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के स्लाइटली ऊपर है और ये वाला पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के स्लाइटली नीचे है। तो जी ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद जो है वो आपको ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट आपको पता है, मैंने कई दफा आप लोगों की बात बताई है, ग्रेडियंट के लिए जो आपके डाटा वाले पॉइंट्स हैं वो नहीं लेते। हालांकि ये तीनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये 3 पॉइंट्स नहीं बल्कि कोई दूसरे नए जो है वो पॉइंट्स लाइन के ऊपर कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ कहीं ले लिया और इसके भी कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट से आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो वही आपका होता है y2 माइनस x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो अभी आप ये ग्राफ बना हुआ देख रहे हैं
इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। खैर बहरहाल, अब वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? तो वाई इंटरसेप्ट के लिए ये एक सिंपल सी मैथ्स की इक्वेशन है जो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ी होगी। इसको इस फॉर्म में यूज करने के बजाय आप इसमें वाई इंटरसेप्ट यानी सी को सब्जेक्ट बना लीजिए। ठीक है, इसमें ये जो ग्रेडियंट है ठीक है, ये ग्रेडियंट हो गया एंड दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई है इस इक्वेशन में, आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स आपने शो किए थे, अगर आपको याद हो, ये पॉइंट्स हमने लिए थे ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के। इन दो पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां और यहां अलोंग विद द ग्रेडियंट पुट कर दें और इससे आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैंने जैसे कहा था कि कोई इक्वेशन गिवन होती है और इक्वेशन में अननोन्स हैं, तो वो अननोन्स आपको मालूम करने होते हैं और वो आपके पास ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये उसी इक्वेशन का ग्राफ है जिसको उन्होंने आपको आखिर में आखिरी वाले पार्ट में मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल मैं एक आर्बिट्ररी कोई इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक है, लेट्स से टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अच्छा एल था ना, एल था, ठीक है। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से ए एल स्क्वायर प्लस बी। ये इक्वेशन आपको दी हुई है और वो आपसे कहता है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और साथ में लिखा हुआ होता है गिव appropriate यूनिट्स, यानी ए की यूनिट क्या होगी और बी की यूनिट क्या होगी। तो जी अब ये इक्वेशन आपको दे दी उन्होंने, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी, बल्कि मैं एल पे स्क्वायर नहीं कर रहा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी। आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर ली, उसकी मदद से आपने एक बार पीछे देख से अब इक्वेशन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी है, तो इस इक्वेशन को आपने इससे कंपेयर करना होगा, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में आप बता सकते हैं एक्स क्या है। एक्स इस नीचे वाली इक्वेशन में एक्स क्या है? एल स्क्वायर सर। शाबाश, बहुत आसान होता है ये। इक्वेशन में एक्स क्या है इसके लिए आप ग्राफ के ऊपर देखिए, एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी, एल स्क्वायर, तो फिर आपको यहां से पता चलेगा कि ये एक्स है।
ये x, ठीक है। और ये फिर आपका ग्रेडियंट हो जाएगा, a जो है ये ग्रेडियंट हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन। तो a की वैल्यू तो जो आपने पीछे ग्राफ कैलकुलेट किया होगा उससे आ जाएगी, और b जो है वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाती हैं। अब है जी यूनिट, a और b की यूनिट क्या है। तो आज आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, आसान है बहुत, आप चाहें तो इस तरह से कर लीजिएगा। यूनिट हाँ जी, यूनिट फॉर यूनिट फॉर यूनिट ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। तो यूनिट ऑफ ग्रेडियंट, तो यूनिट ऑफ ग्रेडियंट होता है ये यूनिट ऑन द y एक्सिस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑन द x एक्सिस। एक फॉर्मूला से बन गया। ग्रेडियंट की यूनिट आप मालूम कर सकते हैं, यूनिट जो y एक्सिस पे लिखी है डिवाइडेड बाय यूनिट जो x एक्सिस पे लिखी है। तो मैं आपको ऊपर वाले ही ग्राफ यूज कर लेता हूँ। y एक्सिस पर t स्क्वायर है और उसकी यूनिट सेकंड स्क्वायर है, x एक्सिस पर l स्क्वायर और उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी जो आपका ग्रेडियंट हो जाएगा y एक्सिस पे यूनिट सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑन द x एक्सिस सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जी आपके पास ग्रेडियंट की यूनिट आ गई। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से y इंटरसेप्ट, यूनिट ऑफ y इंटरसेप्ट, इसका फार्मूला कह लीजिए आप, ठीक है। अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो जी यूनिट ऑफ y इंटरसेप्ट इज यूनिट ऑन द y एक्सिस। तो जी y एक्सिस पे जो यूनिट है वो है सेकंड स्क्वायर। क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आपने टाइम t स्क्वायर प्लॉट किया है, उसकी यूनिट बनती है s स्क्वायर। सर जी बोलिए। सर हमें शो करना होता है कि हम यूनिट
आपकी कैसे आवाज कैलकुलेट किया हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? आपकी आवाज कट कट कर आ रही है बेटा, दोबारा बोलिए। हमें ये शो करना जरूरी है कि हमने यूनिट कैसे कैलकुलेट किया है, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं? क्या चीज? ग्रेडियंट? हाँ, ग्रेडियंट की नहीं, ग्रेडियंट जो है वो आपने कैलकुलेट किया होगा, तो ये आपको शो करना है। यूनिट यूनिट यूनिट, यूनिट तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यूनिट जी जी, वो डायरेक्ट लिखेंगे, ये सारा डायरेक्ट, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आएगी वो यूनिट। आप बिल्कुल डायरेक्ट ये लिखें और यहाँ डायरेक्ट ये लिखें, दैट्स इट। ठीक है, ओके जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एक कहीं ना कभी कोई पार्ट ऐड कर देते हैं जिसमें वो आपको परसेंटेज, अनसर्टिनिटी, let's say in the value of h, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ h, और h जो है ये पेपर में मेंशन होगा कि ये हाइट है या डिस्टेंस है, व्हाटएवर। तो जी इसका मेथड ये होता है, इससे पहले आप h की वैल्यू को मेजर कर चुके होंगे, उसके बाद वो आपसे कहेगा डिटरमिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी या कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ h। और इस वाले पार्ट से पहले आप, मैंने कहा जैसे कि h मेजर कर चुके होंगे, लेट्स से h आ रहा है आपके पास 67.4 cm। तो ये जो आपने हाइट या डिस्टेंस मेजर किया है, अब इसमें वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर भी कहते हैं। तो इसका तरीका वैसे तो ये है, डेल्टा एच अपॉन एच टाइम्स 100। अब ये एकदम से डेल्टा एच क्या चीज आ गई? डेल्टा एच जो है इट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एच। अच्छा जी, अब चूंकि आपने मीटर रूल से मेजर किया है, तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, और एच आपने मेजर किया है 67.4 सेंटीमीटर। अब फॉर एग्जांपल ये आपने जो डिस्टेंस मेजर किया है, ये आपने ऐसे मेजर किया है कि जो मीटर रूल है उसको आपने क्लैंप नहीं किया, बल्कि आप उसको हाथ में पकड़े हुए। सो वी आर नॉट श्योर whether that meter rule is perpendicular to the bench or not। अगर तो वो परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो ये h जो है ये इसकी वैल्यू ये नहीं, फिर कुछ और हो। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप h की वैल्यू में जो एरर लेंगे वो वैसे तो 0.1 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन हम इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, और हमने लिया भी है, अगर आपको याद हो लास्ट के कुछ प्रैक्टिकल्स में, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। अगर आप बहुत इजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी आप एच जो है डिस्टेंस ये आप मेजर करते हैं, तो तब फिर उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी मेजर्ड वैल्यू ऑफ एच, वो फिर आप सीधा सीधा 0.1 दे सकते। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा एच मैंने आपको बता दिया, लेट से लीस्ट काउंट 0.1 है, तो आप 0.1 से ज्यादा ले लीजिए, लेट से 0.2। ठीक है, डिवाइड बाय 67.4 एंड टाइम्स 100। ये आपके पास कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाए। क्लियर? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है कि दो रीडिंग्स होती हैं, टू सेट्स ऑफ रीडिंग्स गिवन नहीं होती, आपको मेजर करना होता है। ठीक है, टू सेट्स ऑफ रीडिंग्स। अब इन दो सेट्स ऑफ रीडिंग्स की बेस के ऊपर आपको कोई ना कोई उन्होंने इक्वेशन दी हुई होती है,
और या रिलेशन दी होती है और आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टू सेट ऑफ रीडिंग्स वेदर द गिवन रिलेशनशिप इज जस्टिफाइड, सेटिस्फाइड और नॉट। तो इसके लिए आपको याद होगा कि हम दो वैल्यूज के की कैलकुलेट करते हैं, K1 या K2 भी कह सकते हैं आप, या K लार्ज वैल्यू K की वैल्यू स्मॉल। ये दो K की वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज डिफरेंस सर कैलकुलेट करते हैं। जी बोलिए। सर आप ये 0.2 वाला रिपीट कर सकते हैं? 0.2 वाला जी रिपीट कर सकते हैं। आपने हाइट मेजर की है, ठीक है। पेंडुलम, लेट्स से फॉर एग्जांपल पेंडुलम बॉब है, ये यहाँ पे क्लैंप हुआ हुआ है, तो दो दो वुडन ब्लॉक के बीच में से थ्रेड पास कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपको वो डिस्टेंस कहता है, लेट्स से ये बेंच है और बॉब के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको उसने h डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से h, और ये आप मेजर करते हैं मीटर रूल से। तो जब आप मीटर रूल बिल्कुल इसके साइड में ऐसे रखेंगे, तो जी अब आपको जो है वो बॉब के सेंटर तक मेजर करना है। तो सेंटर आप जो है एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते, सेंटर तक का डिस्टेंस आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो स्फेयर है, वो गोल है, गोल। तो अब जो आप हाइट मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट से आपने हाइट मेजर की, मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूं, ये हाइट आपके पास आ रही है 15.7 सेंटीमीटर। अब इस मेजर्ड वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी होगी, अब वो 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, इसलिए क्योंकि स्फेयर के सेंटर को हम बहुत प्रिसाइसली मार्क नहीं कर सकते और हम बॉब के सेंटर तक मोर प्रिसाइसली हाइट मेजर नहीं कर सकते। इस तरह की सिचुएशन में जो एरर होगा वो लीस्ट काउंट से ज्यादा होगा। तो इसकी रेंज होती है, मार्किंग स्कीम में इसकी रेंज दी हुई होती है 0.2 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर तक जो है आप कोई भी वैल्यू ले सकते। तो लेट से मैंने 0.4 ले, फॉर एग्जाम्पल 0.4 cm। तो जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी h के अंदर आ जाएगी डेल्टा h ओवर h टाइम्स 100। अब फॉर एग्जाम्पल डेल्टा h है जी 0.4 और h है 15.7 टाइम्स 100। तो आप में से कोई भी बेटा ये जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए परसेंटेज क्या आ रही है। बस ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। जी कोई भी बता दे सर ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें सर। बेटा, दूसरी दफा एक्सप्लेन किया है ये डेल्टा एच में 2.5 एग्जैक्ट आ रहा है 2.5। 2.54 कुछ। ठीक है, तो हम इसको 3SF परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो हम 2SF और 3SF में भी लिख सकते हैं। तो 2.3 2.53 का शायद आप
तो ये जी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एच। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप मीटर रूल से बॉब के सेंटर तक डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्फेयर जो है उसकी सरफेस कर्व्ड होती है। तो हम सेंटर को मीटर रूल के साथ अलाइन एग्जैक्टली कर तो लें आप, लेकिन सेंटर तक का जो डिस्टेंस आप रीड ऑफ करेंगे उसमें जो एरर होगा वो 0.1 से ज्यादा होगा। अब 0.1 से ज्यादा तो आप क्या वैल्यू लेंगे, ये मैंने आपके सामने ऊपर रेंज लिखी हुई है, इसको याद रखिए, इस रेंज को याद रखिए, ये स्टैंडर्ड है। तो सर ये मीटर रूल की रेंज है, अनसर्टेनिटी की रेंज। ये मीटर रूल से जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे उसके अंदर अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको याद हो, आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एक बहुत ही फ्लेक्सिबल वायर था, उससे हमने स्क्वायर बनाया था, अगर आपको याद हो। और ऐसे उसके एंड ओपन थे। अब आपको ये साइड मेजर करनी थी, यहां से लेकर ये लेंथ मेजर करनी। अब ये लेंथ आप एग्जैक्टली मेजर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप इसके कॉर्नर्स देखें, कॉर्नर्स इसके राउंड हैं, राउंड हैं। अगर कॉर्नर ऐसे हों लेट सर से, बस रेंज अगर की उसके वर्किंग कॉर्नर टोटल करके अगर 100 उसके कॉर्नर इतने शार्प, तो आप जो लेंथ मेजर करेंगे उसमें फिर अनसर्टेनिटी आप 0.1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। लेकिन यहां ऊपर अगर आप लेंथ मेजर करेंगे यहां पे, तो चूंकि इसके एंड्स जो हैं वो कर्व्ड हैं, तो अब जो अनसर्टेनिटी होगी लेंथ में वो 0.1 से ज्यादा होगी, और वो आप 0.2 से 0.5 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 0.4 लेकर कैलकुलेट कर दिखाई, ठीक है। ओके जी। इसके बाद जब आप ये के की दो वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको याद होगा, आप कैलकुलेट करते हैं डेल्टा के डिवाइडेड बाय के की लार्ज वैल्यू, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये डेल्टा के आपके पास आ जाता है के की लार्ज वैल्यू माइनस के की स्मॉल वैल्यू। अगर मैंने आपसे बताया था कि अगर ये आपका परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ के, ओके एक्चुअली कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू या लेस देन 10%, तो आप क्या लिखेंगे, या फिर percentage difference between two values of k is greater than 10%, तो क्या लिखेंगे,
आप लिखेंगे जी परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ k is less than 10% within the limits of accuracy my results या my readings percentage difference between two values of k is less than 10% within the limits of accuracy. Therefore, my readings support the given relationship. लेकिन अगर 10% से ज्यादा है तो सब कुछ यही होगा, सिर्फ वहां आप लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिख देंगे। परसेंटेज डिफरेंस सर हमें दो वैल्यूज में से टोटल से बस डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देना है ना जी difference को। ये ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ k is greater than 10%। सर 1 मिनट फॉर्मूला दोबारा दिखा सकते हैं? जी दिखा देते, ये लिखा हुआ है बेटा आप लोगों ने, वो भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। सही। तो ये जितने भी रिलेशनशिप जैसे क्वेश्चंस आएंगे जिस पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या ऐसे जैसे सवाल देंगे, इस पे हमको बस बताना है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये 10% के कम, 10% से कम है या 10% से ज़्यादा है, और अगर वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रही है नहीं, बस ये बताना है हमको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। सही है सर। सर वो जो परसेंटेज एरर वाला सवाल आता है कैलकुलेट करने वाला, वो भी यही है कि डिफरेंस को टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो डिफरेंस नहीं होता, उसमें लीस्ट काउंट होता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ बताया था ये चीज। सर उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना बेटा, क्योंकि इसमें आप 2k की वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं, आपने एक h मेजर किया है बस। सर टोटल हाइट में तो सर ये 0.4 पे किया है। ये इस केस में होगी, जैसे ही आपको ये पेंडुलम नजर आ रहा है अभी, या ये जैसे ये स्क्वायर जो आपने बनाया था वायर से, इसके जो कॉर्नर्स थे वो 90 डिग्री नहीं थे बल्कि कर्व थे, तो इस केस में भी आपको आप ये ले सकते हैं। सर यानी अंदाजे से वैल्यू ली हुई होगी? अंदाजे से नहीं, ये आपको रेंज बताई है ना बेटा। अच्छा सर ठीक है, 0.2 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आप 0.1 लेंगे तो वो उसको गलत कर देगा, और 0.5 से खैर बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, तो 0.5 की जो आपके मार्किंग स्कीम के अंदर जो रेंज है वो यही रेंज गिवन है। अच्छा जी, चलिए k की एक वैल्यू ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं सब आर्बिट्ररी वैल्यूज लिख रहा हूँ। ठीक है, 234.67 और k की दूसरी वैल्यू जो है
लेट से वो हमारे पास आ जाती है 241.56। तो ऑफ कोर्स ये लार्ज बड़ी वैल्यू है और ये स्मॉल है। तो आइए जी कैलकुलेट कर लेते हैं। के एल लार्ज वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए बड़ी वैल्यू से एंड मल्टीप्लाई बाय। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास परसेंटेज डिफरेंस आ जाता है। जरा ये कैलकुलेट करके मुझे बताइए ये परसेंटेज क्या आ रही है। कोई भी एक कैलकुलेट करके बता दें। आई एम वेटिंग, जल्दी से ये कैलकुलेट करके बताएं बेटा क्या आ रहा है परसेंटेज। 2.85। तो जी ये 10% से लेस है, तो इसके मतलब है कि आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद इसके नीचे आप लिखेंगे कि जी परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ के is less than 10% within the limits of accuracy, therefore my readings support the given relationship. That's it. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज 10% से ज्यादा आती, 13 आ गई, 15 आ गई, 20, 40, 35 आ गई, तो फिर आप ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरा वाला percentage difference between the two values of k is greater than 10% within the limits of accuracy, therefore my readings do not support the given relationship. ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, उसके लिए मैंने आपको स्कूल में भी कहा था कि बेटा जब आप क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशली जब आप कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा इस सेंस में कि आपको व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट आपको सोर्सेज ऑफ लिमिटेशंस एंड एरर्स व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आपको उनको ऑब्जर्व करना होगा, फील करना होगा। हाँ, एक इसमें ऐसा है कि एक ये वाला पॉइंट तो आप लाजमी हर कोई लिखेगा, अगर आपको याद हो सोर्सेज ऑफ लिमिट्स एंड एरर में टू रीडिंग्स are not enough दोनों मेथड है, आप एवरेज से करना चाहें एवरेज से भी कर लीजिए, बड़ी वैल्यू से करना चाहें बड़ी वैल्यू से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड है। कुछ टीचर्स उसको एवरेज से डिवाइड करते हैं, वो भी सही, बड़े से डिवाइड करें वो भी सही। एवरेज के लिए आप इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। टू रीडिंग्स आर नॉट एनफ टू ड्रॉ ए वैलिड कंक्लूजन। ठीक है, ये तो लाजमी आप लिखेंगे, हर कोई लिखेगा। और इसका इम्प्रूवमेंट जो है, इम्प्रूवमेंट वो आपको बताया था कि जी टेक मोर रीडिंग्स, ड्रॉ ग्राफ, प्रैक्टिकल का मुझे नहीं पता बेटा, प्रैक्टिकल में पेपर 2 में देखिए आप शायद लेट आपने ज्वाइन किया है, मैंने किसी और ने पूछा, मैंने कहा था देखिए पेपर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, मैंने जहां तक पढ़ाया है अगर वहां तक कोई सवाल आएगा तो मैं उसको मार्क कर दूंगा, लेकिन अगर उसके आगे कोई सवाल आया तो फिर मैं उसको मार्क नहीं करूंगा।
जी सही सही कह रहा है, अब टाइम बहुत कम है, मतलब 2 दिन रह गए और टॉपिक्स को रिवाइज भी करो, ऊपर से नया टॉपिक भी पढ़ो। सर हमें पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मुझे आज लाइक पता चला ग्रुप पे क्या मुझे भी आएगा। आज पता उसके चला। लिए मतलब आ पेपर तो Friday को है। अलिशबा, आप तो आखिरी दिनों में स्कूल भी नहीं आ रही थी। चले, अच्छा मैं देख लूंगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आपका जो भी होगा उसमें, जो भी मैं करूंगा उसमें आपका फायदा ही होगा, बेफिक्र, ठीक है। ओके। चलिए चलिए, ओके जी। तो टेक मोर रीडिंग्स, ड्रॉ ग्राफ, कैलकुलेट ग्रेडियंट, देन कंपेयर वैल्यूज। अब इसके बाद ये तो आपको 1 मार्क इसके मिल गए, 1 इसके, तो टोटल 8 होते हैं ना, तो 8 में से 2 तो हर किसी का आ गए। अब यहाँ पर आपको जो बाकी 3 और सोर्सेज ऑफ एरर्स या लिमिटेशंस लिखनी है और उनके इम्प्रूवमेंट्स यहाँ लिखने, तो वो बेटा डिपेंड करता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। तो जो भी कल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, तो आप जब उसको कर रहे हो तो आप, आई होप कि आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये डिफिकल्टी हो रही है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो अभी आपने सबसे शायद आखिरी वाला जो किया था वो शायद ये वायर वाला ही किया था ना, ये स्क्वायर से आपको एक फ्लेक्सिबल मेटल का वायर दिया हुआ था और उससे आपने स्क्वायर बनाया। तो इसमें तो साफ हमें लग रहा था कि जी इसकी शेप जो है वो एग्जैक्ट स्क्वायर भी नहीं रह रही थी, डिफॉर्म हो रहा था, क्योंकि इसके ये दोनों एंड्स ओपन थे, ठीक है। और फिर ये जब आप इसको हैंग करते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, बिकॉज जिस मटेरियल का ये वायर है वो फ्लेक्सिबल है। तो आप ये भी इसका इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं जी, यूज वायर ऑफ स्टिफर मटेरियल। इसके जो कॉर्नर्स गोल हो रहे थे, तो आप इसका ये कर सकते हैं कि जी यूज, एक चीज कहलाती है शेपर। शेपर मतलब शेप देना। तो लेट से आपने, आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, स्क्वायर शेप का वुडन ब्लॉक, और आप इस मेटल के वायर को इस वुडन ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर ऐसे, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, वुडन ब्लॉक के ऊपर आप ऐसे इसको रैप कर दें, तो वुडन ब्लॉक के कॉर्नर आप देख रहे हैं चूंकि बिल्कुल राइट राइट एंगल पर है, ठीक है। तो वायर को इस ब्लॉक के ऊपर रैप करने के बाद बीच में से ब्लॉक को रिमूव कर दें, तो फिर ये जो है कॉर्नर्स ये ऑलमोस्ट फिर 90 डिग्री पर आ जाएंगे। तो ये आप इस तरह से इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो बस उस वक्त आप केयरफुल रहिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। तो बाकी के जो पॉइंट्स होंगे ना बेटा, वो फिर आपको खुद से ही लिखने होंगे, ठीक है। सर जी, सर एक दफ़ा माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर रीड करना बता दें। वो तो मैं ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं बता सकूंगा बेटा, वो तो हाँ बता सका बेटा, ठीक है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि चीज़ें सामने होती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो माइक्रोमीटर चेक कर लेते हैं, हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर स्पिंडल होता है, यहाँ पे दूसरा होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों जॉस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं और यहाँ से जो है फिर वो आप इसको फिर आप इसको टाइट करते हैं यहाँ से। अच्छा बहरा, ये जो है यहाँ पर आपके पास एक, आप देखेंगे यहाँ पे स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पे स्केल होता है, और
और नीचे इन ऊपर जो दो लाइनें उनके बीच में नीचे एक लाइन होती है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन जो है ये 0 है। अच्छा, उस पर नंबर नहीं लिखे होंगे, ये नंबर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये वाली लाइन 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से वो 8। ये अब कंजॉइन हो रहा है। माशाल्लाह, सुभान अब जागे। और ये है जी 8। नीचे वाला जो नंबर होगा ना, अब 0 और 1 के बीच में जो नीचे ब्लैक लाइन है ये 0.5 की। 1 और 2 के बीच में जो है लाइन, इसको आप पढ़ेंगे 1.5, 2.5। ये आपका 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 6.5 एंड दिस गोज ऑन। फिर इसी तरह से यहां पर एक लाइन होती है और इसमें सर्कुलर, ये सर्कुलर स्केल होता है। इसमें इस तरह से लाइनें मार्क होती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है 20, यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ लिखा हुआ है 40 फॉर एग्जांपल, और यहाँ लिखा हुआ है 50 एंड लेट्स यहाँ लिखा हुआ है 10। अभी इस वक्त आपको ये दोनों स्केल जहां जिस पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, तो अभी आप ये देखें ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, और ये ब्लैक वाली लाइन, ब्लैक वाली ये वाली लाइन जिसपे 30 का नंबर लिखा हुआ है, ये ब्लू वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर। अब इसको आप कहते हैं मेन स्केल और ये कहलाता है आपका सर्कुलर स्केल। मेन स्केल MS, सर्कुलर स्केल CS। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो इस वक्त जो आपको नजर आ रही है वो है 8। क्योंकि 8 वाली जो लाइन है वो इस वक्त बिल्कुल एंड पर है, तो इस वक्त मेन स्केल की रीडिंग आपकी हो गई 8 प्लस। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग आप देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है सर्कुलर स्केल की, वो मेन स्केल की ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से कोइंसाइड कर रही। तो जी सर्कुलर स्केल की रीडिंग हुई 30, लेकिन सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट से, जो कि 0.01। सर ये मेन स्केल की रीडिंग किस यूनिट में होती है? मिलीमीटर, सब मिलीमीटर में। और सर ये साइड वाला जो स्केल है इसकी भी? जी जी, ये आपको टोटल रीडिंग इन दोनों को ऐड करके मिलीमीटर में ही आएगी। अब ये 30 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये आपका बन जाएगा 0.3। तो ये आपका हो गया 8 प्लस 0.3। तो जी आपकी जो रीडिंग आएगी एक्चुअल में फॉर एग्जांपल वो आ गई 8.3 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए। वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर कैलिपर में एक उसमें भी एक मेन स्केल होता है। इसमें जो है फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर जो मेन स्केल है इसके ऊपर यहाँ पर डिविजन्स मार्क होते हैं।
ठीक है। और इसमें एक वर्नियर स्केल भी होता है, लेट मी शो समवेयर हियर। वर्नियर स्केल में भी लाइनें होती हैं, डिविजन्स मार्क होते हैं, लेट मी शो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये 0 है, लेट से, ठीक है, 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20, 25 एंड सो ऑन सो ऑन। सर इसका यूनिट क्या होता है वर्नियर स्केल का? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये मेन स्केल है और इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। अब आपने सिर्फ देखना ये होता है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी अ लाइन है या लाइन अप है। ऐसे जैसे ये आपके पास थोड़ी सी थिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने। ये अगर आपके पास मेन स्केल की लाइन है और ये आपकी वर्नियर स्केल की लाइन, तो दोनों लाइनें जो हैं वो अलाइन है, लाइंड अप है, या आप कहेंगे जी कोइंसाइड कर। तो अब आप जरा मुझे बताइए, इनको आपने इनके नंबर्स काउंट करने होते हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी, वेट, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एंड सो ऑन सो। अब आप इस तरह से जरा इस डायग्राम को देखकर बताइए, देयर इज वन लाइन ऑन द वर्नियर कैलिपर जो मेन स्केल की वर्टिकल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। वो कौन सी लाइन है? पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, चौथी लाइन है, सातवीं लाइन है, 10वीं लाइन है, कौन सी लाइन है? आखिरी वाली? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है बेटा, ये तो उसका एंड पॉइंट है। तो एज है, वर्नियर स्केल का एज है। सिक्स्थ वाली कर रही है। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, सिक्स्थ वाली तो ये है ना? फिफ्थ वाली जी, फिफ्थ वाली कर रही है, मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आसपास थोड़ी नजर दौड़ा लीजिए। सर ये समझ नहीं आया सर, ये क्या किया आपने अभी? बस ये वही किया है जो आप लैब में आप लिफ्ट नहीं कराते थे, आप अपने कामों में बिजी रहते थे। लैब के अंदर मैं समझा समझा के थक जाता था, सीरियस हो जाएं, कर लें प्रैक्टिकल, उस वक्त आप लिफ्ट ही नहीं कराते थे। आप कहते थे सर बोल रहे हैं, बोलने दो, अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो लैब में हर मुमकिन कोशिश की कि भाई आप लोग कर लें कर लें कर लें। बहरहाल मेरा काम समझाना है, मैं अभी भी समझा ही रहा हूँ। ये कहाँ चले गई? ये आ गई। तो जी आपने सही कहा, ये पांचवी लाइन को इंसाइड कर रही है, ठीक है, जिसको मैंने शेड कर दिया है। अब रीडिंग कैसे आएगी? अब मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? तो जी मेन स्केल की रीडिंग होगी ये वाली लाइन, देखिएगा, इसको रीड करेंगे आप। वर्नियर स्केल पे जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन से पहले मेन स्केल की जो लाइन होगी उसको रीड ऑफ करेंगे, दैट इज 11। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 11 प्लस अब वर्नियर स्केल की पांचवी लाइन, 1 2 3 4, पांचवी लाइन, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से। सर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट ये 0.01 ही होता है हमेशा? जी बिल्कुल, सेंटीमीटर में होता है, और माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर होता है। ये मैंने ऊपर लिखा है ऊपर।
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सही है सर। ये लिखा हुआ सर जी आप ये ग्रुप में भेज देंगे बाद ये नोट्स आपने बनाए भेज देंगे। ये आप सही। इससे कंफ्यूज ही, मैं भेज दूंगा लेकिन इससे कंफ्यूज ही रहेंगे। मैं भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा मैं। ओके जी। तो 11 + 5 × 0.01, तो 5 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जी आपकी रीडिंग होगी 11.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जी दिस इज हाउ आप वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले लेंगे और माइक्रोमीटर से रीडिंग लेंगे। ठीक है, चलिए जी, बस फिर आज इसको यहाँ एंड करते हैं। एंड आपको गुड लक कहते हैं कल के एग्जाम के लिए, कल के प्रैक्टिकल के लिए। देखा मैं आपका प्रैक्टिकल तो सुबह ही हो जाएगा और मैं तो कोई 12-10 पर आऊँगा, तो आराम से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा टाइम पर प्रैक्टिकल ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा टाइम तो मिलेगा नहीं, 2 घंटे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। तो विश यू गुड लक, इंशाल्लाह अल्लाह मैंने चाहा तो अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिकल आपका कल का। ठीक है, मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मैं डालता हूँ। ठीक है।